Hello students, our next topic is combination of cells. In the last class we have studied about working of cell. We have learned what is EMF of cell, and we have also learned the difference between the EMF and terminal potential difference and potential difference. All that we have done in our last classes. Today we are going to start combination of cells. Cells like resistance and capacitors, cells can also be connected in series and as well as parallel. तो मैं यहाँ पर आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, किस तरह से करते हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 बार पढ़ लिया है और आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है सीरीज़ एंड पैरेलल, और यहाँ पर भी क्लास 12th में भी मैंने आपको 2 बार बता दिया है कैपेसिटर्स में कैसे सीरीज़ में होते हैं, कैसे पैरेलल में होते हैं, रेजिस्टेंस भी कैसे सीरीज़ में होते हैं, कैसे पैरेलल में होते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और इतनी बार पढ़ने के बाद आपको खुद को भी पता चल गया होगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, हमारे पास सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं। लेट देयर आर, हम 2 सेल से करते हैं और फिर जो 2 के लिए आएगा उसी को हम n के लिए उसका जनरल फॉर्मूला बना देंगे। लेट देयर आर 2 सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 respectively. दो सेल्स है हमारे पास जिनका EMF हमने E1 और E2 E1 and E2 रेस्पेक्टिवली अज्यूम कर लिया है, एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस बी R1 and R2 रेस्पेक्टिवली, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R1 और R2 अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब हमने इन दोनों सेल्स को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेल को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक तो बताएंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक हाई टर्मिनल और एक लो टर्मिनल, और साथ में इसके दिखाएंगे हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। EMF, दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बैटरी का EMF है E, और दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जनरली वी आर रिप्रेजेंटिंग सेल लाइक दिस। यहाँ पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैपिटल R जो होता है वो स्मॉल r से ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए हम ये वाला जो है कॉमनली यूज़ करते हैं, और वैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन यही होता है। अगर ये कब यूज़ करेंगे, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन R। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको यही बना हुआ मिलता है, तो ये उस केस में यूज़ होता है जहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से बहुत ज़्यादा बड़ी है। कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि 2 सेल्स हमने अज्यूम करें E1 और E2। E1 और E2 को हमने सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं, तो हमने ये बना दिया हमने सेल E1 और ये E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दूसरा सेल हमने बना दिया E2 और ये E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस। E1 लिख दिया हमने और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसको हमने लिखा E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये पॉइंट्स हमने इसको B मान लीजिए और इसको C मान लेते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इस सर्किट का
एक मिनट। अब हमें बताना है कि अगर हम इन दो सेल्स और मतलब इन दो सेल्स जिनका ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और E2 और R2 है, इनकी जगह अगर हम सर्किट में एक ही सेल कनेक्ट कर दे तो सर्किट कैसा बनेगा, और उस सेल की ताकत क्या होनी चाहिए, इन दोनों की ताकत के बराबर होनी चाहिए। तो इसके इक्विवेलेंट में जो सेल बनता है, जो सर्किट बनता है, सॉरी सेल नहीं, जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बना दिया ए और सी पॉइंट्स के बीच में। तो ये वाला जो ईएमएफ है, ये कौन सा ईएमएफ होगा, ये ई इक्विवेलेंट, ये इन दोनों की ताकत वाला, इन दोनों की ताकत का इंटरनल, सॉरी इन दोनों की ताकत का ईएमएफ होगा। और यहाँ पर होगा आर इक्विवेलेंट, यानी उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वी ए बी। वी ए बी मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, ए पर जो पोटेंशियल है और बी पर जो पोटेंशियल है, दोनों का अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाइयर पोटेंशियल किस पर है, हाइयर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, ए से कनेक्टेड है तो ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी नीचे वाले से कनेक्टेड है तो बी पर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो वी ए बी मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, वी ए में से वी बी को माइनस कर देंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किसका, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, वी ए बी। ऐसे ही अगर हम बी बी सी निकालते हैं, मतलब बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालते हो, तो हाइयर टर्मिनल पे कौन से, हाइयर टर्मिनल पे बी है तो, और लोअर टर्मिनल पे सी है, तो हम क्या करते हैं, वी बी माइनस वी सी कर देते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। वी ए सी क्या होगा, वी ए सी, वी ए सी का मतलब है इधर देख लो आप, यहाँ पर देखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। इधर देखते हैं वी ए सी, इधर वी ए सी क्या होना चाहिए, वी ए माइनस वी सी के इक्वल होना चाहिए। ये है इक्विवेलेंट सर्किट हमारा, है ना, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए वी ए माइनस वी सी इस तरह का होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, वी ए माइनस वी सी हमें चाहिए। अगर देखो, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हो तो क्या होगा, वी बी और वी बी, यहाँ पर प्लस का वी बी और यहाँ पर माइनस का वी बी, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या है, वी ए बी, और इक्वेशन 2 में क्या है, वी बी सी। तो वी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, वी ए सी को हम लिख सकते हैं वी ए बी और प्लस वी बी सी। अगर आप थ्योरेटिकली भी इसको देखेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ए से सी तक जाने के लिए वर्क डन कितना होना चाहिए, मतलब एक यूनिट चार्ज को अगर ए से सी तक जाना है तो वही ईएमएफ होगा ए और सी पॉइंट्स के बीच में लगी हुई बैटरी का, है ना। तो ये वाली बैटरी जो है, इक्विवेलेंट बैटरी जो है, अगर इसको यूनिट चार्ज को ए से लेकर सी तक भेजना है तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पहले तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा ए और बी को, मतलब ए और बी में लगे हुए इंटरनल रेजिस्टेंस और इसको, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल को, फिर बी और सी के बीच के। तो उसने वर्क डन दो हिस्से में करा, पहले ए से बी तक आया फिर बी से सी तक गया, तो दोनों वर्क डन को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यूनिट चार्ज जो वर्क डन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। यूनिट चार्ज ने ए से बी तक जाने के लिए कितना वर्क डन किया, ए बी, और बी से सी तक जाने के लिए बी सी। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो ए बी को हमने क्या लिखा था, वी ए बी को हमने लिखा था वी ए माइनस वी बी, और वी बी सी को हमने क्या लिखा था, वी बी माइनस वी सी। ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी ए बी, अब वी ए बी किसके इक्वल है, ये जो वी ए बी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में आपके लिए, वी ए बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हमने सेल के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर जो सेल कनेक्टेड है, मैंने आपको सिखाया था कि जब सेल के दोनों टर्मिनल्स को आप कनेक्ट करते हो फिर जो रेजिस्टेंस आता है वो कौन सा होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर के दोनों एंड्स को ए और बी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया और हमने यहाँ पर लिखा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस, अच्छा अब अगर हमने इसको
अभी दोनों क्या कर रही होंगी, दोनों करंट बना रही होंगी, और क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो करंट दोनों में से क्या होगा, दोनों में से करंट जो होगा, करंट दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो करंट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो वी ए बी के लिए हम लिखते हैं E1 माइनस आई आर वन, और वी बी सी के लिए हम लिखते हैं, वी बी सी के लिए हम लिखेंगे E2 माइनस आई आर टू। सीरीज में जो करंट होगा वो क्या होगा, सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, वी ए बी और वी ए सी के वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करते हैं, तो ये तो वी ए माइनस वी बी और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, वी ए माइनस वी सी आ गया, और ये वी ए माइनस वी सी क्या है, ये वी ए माइनस वी सी है ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, E1 और E2 को एक तरफ लिख देते हैं, E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2। अगर हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, इसके लिए अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, जो कितना आएगा, वी ए सी इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 इसको बनाते हैं और 4 इसको बना देते हैं। अब हम 3 और 4 को कंपेयर करते हैं। जब हमने 3 और 4 को कंपेयर किया, फ्रॉम 3 एंड 4, हमने देखा E इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो गया, वो E1 प्लस E2 हो गया, एंड R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, तो ऐसे अगर n सेल्स हैं हमारे पास, फॉर n सेल्स E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सीरीज में E1 प्लस E2 En एंड R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस Rn। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर 2 सेल्स से हमने स्टार्ट किया था, और फिर जनरलाइज करते हुए फार्मूला को हमने n सेल्स तक बना दिया। तो सीरीज में जब सेल्स कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, दोनों के ईएमएफ के सम के इक्वल होता है, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्टेड है और बैटरीज भी सीरीज में कनेक्टेड है। अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम वापस से 2 सेल से ही स्टार्ट करेंगे। हमने 2 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर, और इन 2 सेल्स, इन 2 पॉइंट्स में 2 बैटरीज कनेक्टेड हैं। इनके ईएमएफ हम E1 और E2 अज्यूम कर लेते हैं, E1 एंड E2। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे शो करें, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 होगा, और E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगा। ईएमएफ के नीचे मैंने शो कर दिया है, जिससे कि आपको ध्यान रहे E1 का R1 है और E2 का R2 है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले ये देखिए, अगर यहाँ पे ये दोनों सेल्स कनेक्टेड है तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में कुछ करंट फ्लो करेगी। अब अगर यहाँ पर करंट आई है और यहाँ पर आते आते करंट को 2 ब्रांचेस मिल गए, तो करंट दोनों में डिवाइड हो गई, ऊपर चली जाएगी सपोज I1 और नीचे चली गई I2। ठीक है, यहाँ पर करंट क्योंकि पैरेलल में है तो करंट भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक बार तो E1 R1 की टर्म्स में और एक बार E2 R2 की टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, सीरीज में एक ही रास्ता होता है, यहाँ पर 2 रास्ते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इसको, तो हम इसको ए बी को पहले तो लिखते हैं E1 माइनस I1 R1, और
अगर E2 R2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो VAB वही कितना होगा, E2 माइनस I2 R2। VAB क्योंकि दोनों पॉइंट ये दोनों सेम ही होंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम पॉइंट्स के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हम VAB हम ये किसके बीच में लिखते हैं, अगर हम सेल्स के दोनों तरफ वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें या पोटेंशियल नापने वाली मशीन को कनेक्ट करें तो वो हमें क्या बताएगा, सर्किट में करंट फ्लो करने के बाद अगर हम वोल्ट मीटर को दोनों सेल के बीच में कनेक्ट करें तो वो हमें बताता है हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट किया। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर जैसे बैटरी है, बैटरी को आप दुकान से खरीद के लाए, अब उसके दोनों एंड्स पर आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करोगे तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, ईएमएफ। अब उसको आपने रिमोट में लगा दी, अब आप उसको कनेक्ट, अब उसके दोनों एंड्स पर आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हो तो वो जो रीडिंग बताएगा वो क्या बताएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर इसमें करंट फ्लो हो रही है, मतलब ये सर्किट में लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर और यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो वो क्या बताएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो VAB को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, बार बार VAB ना लिखकर अब हम क्या लिखेंगे, V। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में दोनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम R1 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से तो R1 कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू हो जाएगी VAB को हम क्या लिख देते हैं, V लिख देते हैं, E1 माइनस V अपॉन I1। ये वैल्यू आ गई R1 की। इस इक्वेशन में देख लीजिए आप, इसको V को हम यहाँ पर ले आते हैं और इस पूरी टर्म को यहाँ पर ले आएंगे, फिर डिनोमिनेटर में ये ले आते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, R1 की। सिमिलरली R2 की वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस V अपॉन I2। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2, सेकेंड से ही आ गया। ठीक है, बेसिकली हमें जो वैल्यूज चाहिए थी वो वैल्यूज हमें I1 और I2 की चाहिए थी, तभी हम ऐड करके उसको I बनाते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ पर I1 की वैल्यू निकालने के लिए R1 इधर आ जाएगा और इधर R2 आ जाएगा, I1 यहाँ पर और I2 यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने I1 एंड I2 की वैल्यूज को निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इक्वेशन बनाना आता है टोटल करंट I जो सर्किट में वो किसके इक्वल होगा, वो दोनों के करंट के सम के इक्वल होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से I1 और I2 की वैल्यूज को पुट करते हैं। I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन R1 और I2 की वैल्यू है E2 माइनस V अपॉन R2। ये किसकी वैल्यू है, ये I की वैल्यू है। ठीक है, अब हम अगर इस एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा R1 R2, एलसीएम कितना आ गया, R1 R2 एलसीएम आ गया, और ये बन जाएगा E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1। ये एलसीएम लेके नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आप लोगों को आ जाएगा अगर आप करेंगे इसको सॉल्व। वैसे सबको आ जाना चाहिए देखकर, पर किसको नहीं आता तो वो पूरा एक बार सॉल्व करके देखेगा स्टेप बाय स्टेप, तो यही आंसर आएगा। आप लोग सब 12th के हैं तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तो आपको ये सिंपल कैलकुलेशन आती होगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा हमने इसको। अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है तो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह का बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए ये देखिए, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट के बीच में ये हमने ईएमएफ लगा दिया, बैटरी लगा दी, और ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज आर इक्विवेलेंट एंड दिस इज ई इक्विवेलेंट, ए और बी पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। तो हमें जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी, वो बनाना है। ए और बी के बीच में हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि वी ए बी दो पॉइंट्स के बीच का, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या अज्यूम किया, वी, और ये कितना आना चाहिए, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस टर्म में ये आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आई हमें यहाँ पर चाहिए और वी हमें एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो वी को हमें वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। वी को वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए हम इसको
देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। E1 R2 प्लस E2 R1, दिस इज R1 R2, और यहाँ से मैं V कॉमन अगर ले लेता हूँ तो माइनस V, और अंदर क्या रह जाएगा V के R1 प्लस R2, और ये डिनोमिनेटर में R1 R2 अलग अलग हम लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर में मैंने R1 R2 को अलग अलग लिख दिया और यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर I रह गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे I तो इस तरफ चाहिए और V इस तरफ चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R1 R2, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर I आ गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर V अकेला चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पर V अकेला चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ये इस पूरी टर्म को मेरे को यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं इस पूरी टर्म को यहाँ पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा V इज इक्वल्स टू, दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए तो इंडिविजुअली हम कर देते हैं। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये वाली टर्म जब यहाँ जाएगी तो R1 R2 ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस I के साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट में। तो ये वाली टर्म जब यहाँ जाएगी हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप करके चल रहा हूँ। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप करना। इसको यहाँ पर लिखा तो ये आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैं नेक्स्ट पेज पर आपके लिए वापस से रिपीट करता हूँ। ये लास्ट एक्सप्रेशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको कन्वीनियंट रह जाए। तो R1 से R2 कैंसिल होता है और यहाँ पर R1 से R2 हम कैंसिल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंस 1/R1 और 1/R2 अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ पर देखिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यूज़ किसकी हैं, ये वैल्यूज़ हैं R इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर तो इसको कैंसिल आउट करते हैं और V को लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1, ये R1 से R2 कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, R1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस I, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 को मैं R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए लिख ही देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर कर देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब हमने, ये हमारी सिंपलेस्ट इक्वेशन है, इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। E1 R2 को ज़रूर से, इस टर्म को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। अब हम इसको कंपेयर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB को। उसको हमने क्या लिखा था, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो I R इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया तो मतलब E इक्विवेलेंट को हम इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब हम इसको सिर्फ E की टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते क्योंकि ये पैरेलल में है तो R1 और R2 का रोल E के साथ रहेगा ही रहेगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हमारी ये निकल गई। R इक्विवेलेंट कितना निकला, R इक्विवेलेंट निकला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर R इक्विवेलेंट। ठीक है, और E इक्विवेलेंट के लिए आप फिर से देखिए, E इक्विवेलेंट के लिए क्या आ गया, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन
R1 प्लस R2। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको अगर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लिखें, अगर हम इसको E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लिखें, E इक्विवेलेंट डायरेक्टली ना लिखकर हम इसको E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लिखते हैं। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट से हमने क्या करा, दोनों तरफ डिवाइड, इधर डिवाइड करा तो इधर भी करना पड़ेगा। E1 R2 प्लस E2 R1, मतलब जो हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन था वो ही वापस आ जाएगा। R1 प्लस R2 डिवाइड करा है हमने किससे, R इक्विवेलेंट से। R इक्विवेलेंट से डिवाइड करा है तो R1 R2 तो नीचे आएगा और R1 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या बचेगा, E, यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब इसको आप एलसीएम लेके चाहो तो सॉल्व करके देखना, देख सकते हो। एलसीएम क्या आएगा, R1 R2 और E1 के नीचे क्या नहीं है, R2 नहीं है, तो E1 किससे मल्टीप्लाई होगा, E1 R2 से मल्टीप्लाई होगा और E2 किससे मल्टीप्लाई होगा, E2 R1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गए, मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमने जनरलाइज थोड़ा सा और कर दिया, E इक्विवेलेंट ना लिख के, क्योंकि यहाँ पे R भी आ रहा था तो हमने इसको E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लिखा है। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है कंपेयर टू E इक्विवेलेंट। पहले हमने E इक्विवेलेंट लिखा था, अब हम इसको E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लिख देते हैं और इसमें इसकी वैल्यू क्या है, E1 R1 और E2 R2 एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने इसको हम सिर्फ इसको EMF की टर्म्स में स्प्लिट नहीं कर पाए, इसमें R1 की टर्म आएगी। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आ गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हम करंट की भी बात कर लेते हैं कि सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं और सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो मैक्सिमम करंट सर्किट में कितनी फ्लो होगी और कैसे फ्लो होगी। देखते हैं सीरीज के लिए मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन। जब हमारे पास ये बैटरीज सीरीज में कनेक्टेड हैं और तो कितनी बैटरी से लेते हैं हम, n सेल्स ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं नीचे शो कर दूंगा हर बैटरी के। ऐसे हमारे पास n सेल्स कनेक्टेड है। हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर हमने सारे सेल्स का EMF इक्वल माना है, इक्वली अज्यूम किया है। ठीक है, क्योंकि जनरली जब सेल्स को सीरीज और पैरेलल में डाला जाता है तो सेल्स इक्वली होते हैं। जैसे आप बैटरी रिमोट में अगर आप बैटरी लगाते हो तो ऐसा तो नहीं एक 9 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम बैटरीज को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बैटरीज के EMF जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। सबका EMF है E और ऐसे n सेल्स हैं, सबका E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने इसके नीचे डिनोट कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस इसके नीचे लगा देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सबका स्मॉल r है। ठीक है, और ऐसे कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, n सेल्स इनके बीच में कनेक्टेड है। अब हमने क्या करा, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया। मान लीजिए कि आपको ये दो सेल्स एक टीवी के रिमोट में लगानी है और ये जो R है ये टीवी के रिमोट का जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है। रिमोट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये सबका सम, सबको हमने टोटल करके अलग से निकाल दिया और वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रिमोट का है वो हमने कैपिटल R लिख दिया। ये सपोज वॉच में लगानी है तो वॉच में जितने भी रेजिस्टेंस है उसके लिए हमने R लिख दिया। R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ डिवाइस। ठीक है, अब जैसे ये एक इंटरनल मतलब अगर आपको सीरीज और पैरेलल में लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी, मान लीजिए गाड़ी का EMF है, हमारी कार की बात कर लेते हैं। कार में जो EMF की जरूरत पड़ती है वो हमें 12 वोल्ट की EMF की जरूरत पड़ती है।
अब 12 वोल्ट ईएमएफ के लिए पर हमारे पास जो सेल्स अवेलेबल है वो 1.5 वोल्ट के अवेलेबल है, पर हमें चाहिए कितने 12, तो हमें कॉम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं और हमें देखना पड़ता है करंट हमें ज़्यादा चाहिए कम चाहिए किस तरह से चाहिए, उस हिसाब से हम बैटरीज को सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मतलब जो जिस भी डिवाइस में कनेक्टेड है उस डिवाइस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उस डिवाइस में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन सबका इक्विवेलेंट हमने लिख दिया आर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को बताइए कि टोटल ईएमएफ कितना होगा। टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना होगा सर्किट में। टोटल ईएमएफ मैंने अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था सीरीज में अगर कनेक्टेड होते हैं तो ईएमएफ कितना होता है E1 प्लस E2 प्लस E, है ना। तो यहाँ पर एन सेल्स हैं तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा ई सबका, और सबका ईएमएफ कितना ई है तो, और टोटल कितने सेल्स है एन है। तो अगर हम ई प्लस ई एन टाइम्स करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एन इंटू ई, क्योंकि ई प्लस ई करोगे दो सेल्स होते हैं तो कितना आता 2E, ई प्लस ई तीन सेल होते हैं तो कितना आता 3, ऐसे अगर एन सेल्स है तो कितना है एन ई। और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कर देते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर 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 आर, ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R होते तो 2R, 3 होते तो 3R, एन है तो NR। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना ही है NR, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और R यहाँ पर कनेक्टेड, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया R प्लस NR। अब करंट, करंट कैसे निकालते हैं हम, करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस टोटल लेंगे हम, सर्किट का। टोटल ईएमएफ कितना आ गया एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस एन आर, टोटल रेजिस्टेंस आ गया आर प्लस एन आर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस हम अज्यूम कर लेते हैं। स्पेशल केस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस से अलग है, इसकी वैल्यू अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर से ज़्यादा हुई तो हम क्या कर देंगे, एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो करंट कितना आ जाएगा आई, आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एन ई अपॉन आर। ठीक है, पर अगर इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ये केस 1 था। केस 2 में हम ये अज्यूम करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल बना दिया और ये एन आर आ गया। तो करंट कितना आ गया, करंट आ गया एन ई अपॉन, एक्सटर्नल आर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो एन आर आ जाएगा, तो ये आ गया ई अपॉन आर। तो ज़्यादा करंट हमें कौन से केस में मिली, ज़्यादा करंट हमें मिली केस 1 में। तो मतलब अगर आपके पास एन सेल्स है और आपको क्या चाहिए, आपको करंट मैक्सिमम चाहिए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आप सेल्स को किस में कनेक्ट करोगे, आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये अगर हम एक बार पैरेलल का भी कर लेते हैं फिर मैं दोनों के कंक्लूजन्स आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से दोनों के कंक्लूजन्स हम लिख सकते हैं। चलिए पैरेलल का भी एक बार देख लेते हैं। तो हम एक पैरेलल सर्किट अज्यूम करते हैं। पैरेलल सर्किट में हमारे पास जो सेल्स कनेक्टेड हैं कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे।
ऐसे हमारे पास n रोज हैं और हर रो में कितने सेल कनेक्टेड है, हर रो में हमारे पास एक सेल कनेक्टेड है और हर का ईएमएफ कितना है, हर सेल का ईएमएफ है आर, सॉरी ईएमएफ तो है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर एंड ई, स्मॉल आर एंड ई, स्मॉल आर एंड ई। ये दो टर्मिनल्स हो गए। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सर्किट में। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स को हमने ए और बी अज्यूम कर लिया और दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। अब आप मेरे को एक एक करके सारी चीज़ें बताते जाइए। टोटल ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा? टोटल ईएमएफ देखिए एन सेल्स कनेक्टेड है और सारी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ हर ब्रांच में कितना है सेम है, और टोटल ईएमएफ हमने पैरेलल में पढ़ा है हर ब्रांच का जो ईएमएफ रहेगा वही टोटल ईएमएफ रहेगा। टोटल यहाँ पर कितना ई एम रोज में कनेक्टेड है, तो टोटल अगर एम रोज में कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ जो रहेगा यहाँ पर वो कितना रहेगा? वो ई रहेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है? पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। एक में अगर ई है तो एन में कितना रह जाएगा? एन में ई ही रह जाएगा। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/R प्लस 1/R कितने टाइम्स? m टाइम्स, क्योंकि सॉरी n रोज हमने बनाई है तो n टाइम्स हो जाएंगे ये। ठीक है, n टाइम्स हमने बना दिए हैं, n सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/n 1/R प्लस 1/R n टाइम्स। ये 1/R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, सपोज 2 होते तो 2/R, 3 होते तो 3/R, 3/R, n है तो हम क्या लिखेंगे? n/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/n। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर्किट का? अब इन सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे इनका अगर अपन सर्किट बनाते हैं तो सर्किट कुछ इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज ई इक्विवेलेंट हो गया और ये आर इक्विवेलेंट हो गया, और आर इक्विवेलेंट के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस का सम है और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये दोनों किस में? सीरीज में। अब अगर ये दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस R/n। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब करंट कितनी हो जाएगी? करंट इज आई। ये कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ सर्किट में कितना है? टोटल ईएमएफ सर्किट में कैपिटल ई है, कितने ही सेल्स लगा लो पैरेलल में, जो टोटल ईएमएफ रहेगा हर ब्रांच में क्या रहता है? सेम रहता है, और वही नेट रहता है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R/n। इनका एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा NR प्लस R, और ऊपर ये जो डिनोमिनेटर में जो आपने एलसीएम लिया वो ऊपर आ जाएगा NE। ठीक है, ये एक्सप्रेशन किसके लिए? ये एक्सप्रेशन है पैरेलल के लिए। अब स्पेशल केसेस देख लेते हैं। केस 1, व्हेन R इज ग्रेटर देन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है। R इज ग्रेटर देन ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम कितना है? R/n। R इज ग्रेटर देन R/n। यहाँ पर रखिए तो R को हम 0 बना देंगे तो करंट कितनी आ जाएगी? I इज इक्वल्स टू NE/NR, और ये कितना आ गया? E/R। और नंबर टू में आप हम क्या करेंगे? R इज स्मॉलर देन R/n।
तो करंट कितना हो जाएगा, कैपिटल आर को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एन ई अपॉन आर। ठीक है, तो करंट कौन से केस में आपको ज़्यादा नज़र आ रही है? करंट हमको नज़र आ रही है इस वाले केस में ज़्यादा नज़र आ रही है, एन टाइम से ई अपॉन आर के। और सीरीज़ में कब ज़्यादा आया था? सीरीज़ में ये इस वाले केस में ज़्यादा आ गया था। ठीक है, अब हम कंक्लूजन, दोनों का कंक्लूजन ये निकालते हैं। पैरेलल में बेसिकली क्या होता है, कंक्लूजन हम ये निकालेंगे। उसके से पहले एक चीज़ आप सुन लीजिए ध्यान से कि पैरेलल में क्या होता है कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सर्किट का जो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पैरेलल में 100, 1 से लेकर 100 तक के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/100, मान लीजिए किसी का रेजिस्टेंस 100 है। अब इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1 ओम से भी छोटा आएगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो जाती है बहुत कम हो जाती है। अगर पैरेलल में, या फिर हम ऐसे देख लेते हैं, इफ, इसका कंक्लूजन मैं आपको बना देता हूं, इफ आर इज स्मॉलर देन, अगर हमारे पास देखिए दो केसेस हैं, अगर आर की वैल्यू बहुत छोटी होती है, आर इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर मैं वर्ड्स में लिख देता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस, देन cells should be connected in parallel to get maximum current। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी होती है तो सेल्स को हम किस में कनेक्ट करेंगे? सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन cells should be connected in series to get maximum current। अब अगर आपको कंडीशन, जब आप एनालाइज करें प्रैक्टिकली सिचुएशन को, किसी जगह पर कोई सिचुएशन आपको दे दी जाए और उसमें ये बताया जाए कि यहाँ पर हमें इतने मतलब आप बोल दिया जाए कि आपके पास सिर्फ 1.5 वोल्ट के सेल्स अवेलेबल हैं और आपको ये पता हो कि यहाँ पर इस सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में मैक्सिमम करंट के लिए आप क्या करेंगे? सारे सेल्स को किस में कनेक्ट कर दोगे? सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, और अगर आपको सिचुएशन ऐसी मिले कि आप देख रहे हैं कि सबका सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने मिलाया और आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई वो इंटरनल रेजिस्टेंस से कम आ गई, अब आपको क्या करना है? अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब आपको करंट ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, तो यहाँ पर जैसे इस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम लेने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर करंट मैक्सिमम लेने के लिए आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं, यहाँ पर जब आर की सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो करंट कितनी है? ई अपॉन आर है। सीरीज में अगर हमने कनेक्ट किया तो करंट कितनी है सीरीज में? जब आर की वैल्यू बहुत छोटी है, आर की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी है, तो करंट कितना आया? ई अपॉन आर। अब पैरेलल के केस में देखते हैं, पैरेलल के केस में देखिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी है, तो करंट कितना है? एन ई अपॉन आर आया, मतलब करंट एन टाइम्स हो गया सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के। तो अगर इस तरह का केस बनता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हम क्या करेंगे? सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर आपने उसको सीरीज में कनेक्ट करा तो करंट कितनी आई? ई अपॉन आर, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट करा तो करंट कितनी आई? ई अपॉन आर। अभी इनको ही आप सीरीज में कनेक्ट करते तो करंट सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट आती है एन ई अपॉन आर। ये सीरीज के लिए मैंने आपको निकाल के बताया। पैरेलल में कितनी थी? पैरेलल में थी ये
ये सेम चीज़, ये सेम सिचुएशन अगर पैरेलल में करते, फॉर पैरेलल, तो कितनी निकल कर आएगी। मैं एक ही जगह आपको ये जॉट डाउन कर देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सीरीज़ में इतना आया फॉर पैरेलल, या फिर पैरेलल के सामने लिख लेते हैं, वहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जब सीरीज़ और पैरेलल दोनों का हो जाएगा तो दोनों कंक्लूजन को इसके बाद समाप्त करेंगे। यहाँ पर सीरीज़ में जब कौन से केस में, जब आर इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, तो सीरीज़ में कितनी करंट आई, सीरीज़ में करंट आई एन अपॉन आर, पैरेलल में कितनी आई थी ई अपॉन आर। तो करंट मैक्सिमम कौन से केस में मिल रही है हमें, सीरीज में मिल रही है। तो आप किस में लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। और ये है सीरीज में कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है। पैरेलल में कितनी थी, पैरेलल में ये थी एन ई अपॉन आर, मतलब एन टाइम ज्यादा। तो यहां पर आप कौन सा चूज कर रहे हो, यहां पर आप ये वाला चूज कर रहे हो सीरीज में, जब आर की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप क्या करोगे, आप उसको सीरीज में लगाओगे। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है तो आप उसको पैरेलल में लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर करंट जो है सीधा एन टाइम्स हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैरेलल में कितनी मिलती है ई अपॉन आर, और सीरीज में कितनी मिल रही है आपको एन ई अपॉन आर। तो करंट किस में ज्यादा मिल रही है, करंट सीरीज में ज्यादा मिल रही है। तो इसलिए आप इस केस में ऐसे सिचुएशन में किस में लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। यहाँ पर देखिए आर इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर सीरीज में आपको करंट कितनी मिल रही है ई अपॉन आर। बट पैरेलल के केस में कितनी मिल रही है, पैरेलल में अपन हमको करंट मिल रही है एन ई अपॉन आर। ठीक है, एन ई अपॉन, सॉरी यहाँ पर स्मॉल आर आएगा क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें करंट एन टाइम ज्यादा मिल रही है। सीरीज में करते तो करंट क्या मिलती है, सिर्फ ई अपॉन आर, और यहाँ पर कितनी मिल रही है एन टाइम्स ई अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए वापस में, अगर आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो हम उसको सीरीज में करते, क्योंकि यहाँ पर करंट हमें कितनी मिल रही है एन ई अपॉन आर, एन टाइम ज्यादा मिल रही है। पैरेलल में हमें यहाँ पर कम मिल रही थी। तो करंट ज्यादा और कम सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में सीरीज में कब लगाओगे आप, सीरीज में तब लगाओगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बहुत ज्यादा हो और आपको चाहिए मैक्सिमम करंट। तो सारे सेल्स को आप किस में कनेक्ट कर दोगे, सीरीज में। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बहुत कम हो और आपको चाहिए मैक्सिमम करंट, तो किस में कनेक्ट कर दोगे, पैरेलल में। दोनों केसेस में हमने निकाल कर देखा करंट ज्यादा आ रही है, एन टाइम ज्यादा आ रही है, तो इसलिए हम सीरीज और पैरेलल के लिए अलग अलग चॉइसेस हमारे पास हो गई। सीरीज में कब कनेक्ट करना है सेल्स को, और पैरेलल में कब। सीरीज में कब करेंगे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। पैरेलल में कब करेंगे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट। करंट तो हमें ऑलरेडी हमेशा मैक्सिमम ही चाहिए होगी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम चाहते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर टाइम क्या रहे, मैक्सिमम, ताकि कम से कम एनर्जी को खर्चा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। तो करंट हमें हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जब जैसी जैसी सिचुएशन रहती है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। कल इसमें हम एक केस और देखेंगे, जब बहुत सारे सेल्स एन सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो और उसकी एम टाइम्स रो बने, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक दो इलस्ट्रेशन और एक दो स्पेशल केसेस और होते हैं। सेल्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इस तरह से ये कुछ कुछ केसेस हैं, ये हम कल देखेंगे। आज हम इतना ही करते हैं।